दोस्तों आज अपन अलजेब्रा का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें, चाहे वो मेंस की बात करें चाहे एडवांस की बात करें, हर साल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का इसके बनते हैं और आराम से सॉल्व हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की ये है, इसके अंदर बहुत लिमिटेड कंसेप्ट हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे कंसेप्ट आपके आराम से बनते चले जाएंगे। मैनिपुलेशंस आपको देखनी है, बस ये ध्यान रखें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर जो भी टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप वापस से बिना देखे सॉल्व कर लेते हैं तो ये चैप्टर यूं ही स्ट्रांग हो जाता है बहुत। आइए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के गुण रहस्य को समझने के लिए कुछ एक टर्मिनोलॉजी को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला टर्मिनोलॉजी है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को समझने के बाद ही अपन बाइनोमियल थ्योरम की गहराइयों को समझ पाएंगे। तो पहला नाम जो समझना है अपने को वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता है। पहले तो ये समझो, किसी भी नंबर का अपन फैक्टोरियल लेते हैं और वो नंबर जो होता है वो n मान लेते हैं और इसका डिनोशन जो होता है, डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n, या तो n फैक्टोरियल या तो फैक्टोरियल n, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो किसी भी नंबर का अपन लेते हैं फैक्टोरियल, लेकिन सर नंबर का फैक्टोरियल लेंगे तो वो नंबर क्या होना चाहिए? हाँ, वो नंबर होना चाहिए आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो शुरुआत में कैसे डिनोट करेंगे और किन चीजों का अपन फैक्टोरियल लेते हैं ये अपने को क्लियर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर का अपन क्या लेते हैं? फैक्टोरियल। पॉजिटिव इंटीजर को और अपन क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। क्या है फैक्टोरियल? है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये यूं भी कह दो कि भैया जिस नंबर का मैं फैक्टोरियल ले रहा हूं उस नंबर से सारे जितने भी छोटे नेचुरल नंबर हैं और उसको लेकर उन सबका प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा कि 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? 10 और 10 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर हैं या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं इन सबका प्रोडक्ट। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भैया सबसे कम क्या होता है? 1 होता है। तो हम ये बोलते हैं कि 10 फैक्टोरियल है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो पहले से लेके 10 नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट। यही डेफिनेशन है भैया कि अगर अपन जिस भी नंबर का फैक्टोरियल ले रहे हैं तो उस नंबर से लेकर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर उससे कम है उन सबका प्रोडक्ट करो। जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 5 से लेकर जितने भी इसके नीचे पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सबका प्रोडक्ट करो। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो कि सॉल्व होने के बाद आ जाता है आपका 120। क्या विद्यार्थी बात क्लियर? फैक्टोरियल और कुछ नहीं है, जिस नंबर का आप फैक्टोरियल ले रहे हो वो नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसको अपन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। बस उस नंबर का फैक्टोरियल और कुछ नहीं है, उसके सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, वहां तक के नेचुरल नंबर्स तक का प्रोडक्ट। लेकिन वो चालू कहां से हो रहा है? फर्स्ट से हो रहा है। ये यूं कह दो कि जिस भी नंबर का अगर आप फैक्टोरियल ले रहे हो तो उस नंबर से लेकर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर उससे कम है उन सबका प्रोडक्ट आएगा। और पॉजिटिव इंटीजर कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है। विद्यार्थी क्या ये बात समझ में? तो बस यही अपने को समझना है। जैसे मैंने कहा कि भैया 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल खत्म हो गया। बस छोटा सा कंसेप्ट था फैक्टोरियल का कि किसी भी नंबर का अगर अपन फैक्टोरियल लेते हैं, पहली बात तो वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है? उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उस नंबर से लेकर जितने भी उससे छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट। तो कुछ एक बातें अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी। आइए उन सारे के सारे फैक्टोरियल को ध्यान रखें, उनको याद करें ताकि क्वेश्चन के अंदर जैसे आए वैसे अपन लिख दें। तो हमने कहा सबसे पहले कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होगा। 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया 1 ही एक पॉजिटिव इंटीजर, उससे छोटा तो और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं। मैंने कहा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? या तो आप यूं याद करो कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा? 2 इंटू 1। लेकिन मैं लिख क्या रहा हूं? 2 इंटू 1। या यूं बोल दो 1 इंटू 2। तो मतलब पहले से लेकर 2 तक का प्रोडक्ट। अगर मैं 3 फैक्टोरियल ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो? पहले से लेकर 3 तक का प्रोडक्ट। या यूं कहो कि 3 को लेकर जितने भी इससे छोटे पॉजिटिव इंटीजर उन सबका प्रोडक्ट। तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 है? तो क्या ये 2 इंटू 1 आपको दिख रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं इसको? बिल्कुल हाँ। मतलब कहीं पर भी आपको रोकना है तो आप आराम से फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हो। जैसे मैंने कहा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब पहले से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। या यूं कहो 4 से लेकर जितने भी छोटे पॉजिटिव इंटीजर है उन सबका प्रोडक्ट। तो आपको दिखेगा कि सर ये लिखा हुआ है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
इसका मतलब ये लिखा हुआ है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी बोल सकता है, हाँ या ना। तो कहीं पर भी आपको रुकना है, तो जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल है, तो मेरे को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रुक सकता हूं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का एक्चुअल मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मेरा मन करे नहीं मैं तो 3 पर रुकूंगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जहां पर आपका मन करे रुकने का वहां पर आप रुक सकते हैं, फैक्टोरियल लगा के रुक जाए, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा 6 फैक्टोरियल, तो क्या 6 इंटू अपन बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल, क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बोल सकता हूं। 4 फैक्टोरियल का एक्चुअल मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 फैक्टोरियल 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेके 6 नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट। लेकिन आपको जहां पे रुकना है आप वहां पे रुक सकते हो। जैसे मैंने कहा n फैक्टोरियल, तो n तो यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर। n अगर नेचुरल नंबर है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, तो n इंटू इससे एक कम क्या होगा, n-1। जैसे 4 फैक्टोरियल जाता, 4 से एक कम, फिर 3 से एक कम, फिर 2 से एक कम, बार बार एक कम हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर n इंटू n-1 फैक्टोरियल लगा के रोक दो। अगर आपका मन करे नहीं मैं तो और तोड़ूंगा, तो n-1 के बाद क्या आएगा, n-2। अगर आप थक गए तो यहां पे फैक्टोरियल लगा के रुक जाइए। क्या बात सबको समझ में आ रही है? फैक्टोरियल का मतलब है पहले से लेके n नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट, अगर n फैक्टोरियल है तो। अब यहां पर आपने n इंटू n-1 लिखा, अब बताओ n-2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, पहले से लेकर n-2 नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट, जिसको अपन यूं भी बोलते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि k फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ, k आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, तो k से लेकर जितने भी नीचे पॉजिटिव इंटीजर है, कौन कौन है, k से छोटा k-1 और छोटा k-2, करते 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 पॉजिटिव इंटीजर क्या है लास्ट 1, तो 1 से लेके k नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट। बोलने के भैया लफ्ज अलग है लेकिन काम और बात एक ही है। क्या विद्यार्थी बात समझ में? 7 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पहले से लेकर 7 नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट। 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, पहले से लेकर 8 नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पे रोकना है तो फैक्टोरियल लगा के रुक जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। लेकिन जो मैंने 10 फैक्टोरियल तक लिखा है इन सबकी वैल्यूज आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज विद्यार्थी एकदम याद कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, और दूसरी बात है कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा p फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ, p आपका पक्का क्या होगा, एक नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो पहले से लेकर p तक का प्रोडक्ट, इसका मतलब p इंटू p-1 इंटू p-2 इंटू करते 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 कहां तक, 1 तक, तो पहले से लेकर p तक का प्रोडक्ट। मैंने कहा n प्लस k होल फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा n प्लस k, अगला क्या आएगा इससे एक कम n प्लस k-1, अगला क्या आएगा n प्लस k-2, करते 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 कहां तक, 1 तक, तो पहले से लेके n प्लस k नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि क्या बताऊं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। 10 फैक्टोरियल तक की विद्यार्थी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है, 3 फैक्टोरियल आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6 होता है, 4 फैक्टोरियल आपका और कुछ नहीं होता 24 होता है, 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है, 6 फैक्टोरियल आपका 720 होता है, 7 फैक्टोरियल आपका 5040 होता है, 8 फैक्टोरियल आपका 40320 होता है, और 9 फैक्टोरियल आपका 362880 होता है, और 10 फैक्टोरियल की बात ही अलग है, 3628800। अब देखो बहुत तेजी से फैक्टोरियल से नंबर बढ़ रहे हैं। ये 10 फैक्टोरियल तक आपको याद होना चाहिए। देखो कुछ बड़ी बात नहीं है, 1 फैक्टोरियल है तो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 फैक्टोरियल आएगा, अगर मैं 2 फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा। देखो 3 फैक्टोरियल इटसेल्फ क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 1, यही तो है, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 क्या है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर मैं ये कहता हूं कि 2 फैक्टोरियल है और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पहले से 2 तक का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर में इंटू 3, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। मैंने कहा कि यहां पे लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, अगर 4 फैक्टोरियल को मैं 5 से 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 का एक बड़ा 5, 5 का एक बड़ा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो ये भी आपको आना चाहिए। मैंने कहा ये k है, k फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अगर k फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको मैं k प्लस 1 दे रहा हूं तो ये और क्या है, k प्लस 1 फैक्टोरियल। तो आपको रिवर्स भी आना चाहिए। आपको तोड़ना तो आ गया कि k प्लस 1 इंटू k, लेकिन आपको रिवर्स भी आना चाहिए। मैंने कहा k फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस का 2 इंटू k प्लस का 3, यहां पे बात बन गई। तो आप खुद सोचो ये फैक्टोरियल है, क्या इससे एक बड़ी टर्म है, क्या इससे बड़ा नेचुरल नंबर है, कैसे और एक बड़ा नेचुरल नंबर है, तो भैया ये कम ये कम ये और कम, फैक्टोरियल पे रुक गया। तो अब क्या करें, इन दोनों को देखोगे तो k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 k प्लस 3। क्या विद्यार्थी बात समझ में आ रही है?
तो ये अगर आपको समझ में आया तो बात बन गई। अब k प्लस 1 फैक्टोरियल उससे एक बड़ा भी है तो ये हो जाएगा k प्लस का 2 फैक्टोरियल इंटू k प्लस का 3। अब बताओ इससे भी एक बड़ा है तो k प्लस का 3 फैक्टोरियल फाइनल लिख सकता हूं मैं। लेकिन आप तो सीधा देखो ना, k से बड़ा k प्लस 1, k प्लस 1 से बड़ा k प्लस 2, k प्लस 2 से बड़ा k प्लस 3, सीधा अपन बोलेंगे k प्लस का 3 फैक्टोरियल। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आपको तोड़ना आता है n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल तो भैया इसका उल्टा भी समझे कि n माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर n मिलेगा तो n फैक्टोरियल बनेगा। तो रिवर्स बने, समझाते सीधा है, आता उल्टा है। ये चीज एग्जाम में उल्टा ही आता है, आपको समझना सीधा पड़ेगा। तो आपको दोनों बातें समझनी पड़ेंगी कि किसको कब क्या कैसे लिखना है, अपने को यही मैनिपुलेशन है। क्या विद्यार्थियों, यहां पर आपको समझ में आया कि मैं 2 फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 फैक्टोरियल आएगा। तो देखो 6 इंटू 4 24 ही तो हो रहा है। 4 फैक्टोरियल को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आएगा, तो 24 इंटू 5 120 तो होता है। 5 फैक्टोरियल को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो जाके 6 फैक्टोरियल बनेगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके 5040 बनेगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये वही सारी चीजें हैं जो अभी अपन ने पढ़ी। फैक्टोरियल का केवल मतलब इतना है, पहले से लेके उस नंबर तक का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जिस भी चीज का आपको फैक्टोरियल दे रखा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो हमेशा नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन भैया ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसका मीनिंग एकदम अलग है। अब सुनो, जैसे लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल, मैंने कहा 0 फैक्टोरियल। अब आपके मन में आएगा सर ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि भैया जिस भी चीज का फैक्टोरियल लेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। अब मैं आपको फैक्टोरियल की एक्चुअल डेफिनेशन बताता हूं कि फैक्टोरियल हम किस काम में लेते हैं। एक्चुअली फैक्टोरियल का जो काम आता है वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज में आता है। सबसे ज्यादा तो वहीं पर आता है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा काम आता है फैक्टोरियल का। अब मैं आपको इसका लॉजिकल मीनिंग समझाता हूं, लेकिन आप ध्यान रखें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और कुछ नहीं है, पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ही है। लेकिन 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ? सर n की वैल्यू तो यहां पर 0 रख नहीं सकते, क्योंकि आपने कहा था पॉजिटिव इंटीजर तो n की वैल्यू 1 ही होगी, तो फिर यहां पे 0 कैसे आया? एक चीज आप ध्यान रखें कि 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? 1। अब मैं आपको समझाता हूं कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होगा, 1 फैक्टोरियल 1 क्यों होगा, 2 फैक्टोरियल 2 क्यों होगा, 3 फैक्टोरियल 6 क्यों होगा, 4 फैक्टोरियल 24 क्यों होगा। बस इस बात को फील करो, उसकी लॉजिकल डेफिनेशन में आपको देने जा रहा हूं फैक्टोरियल की। क्या विद्यार्थी यहां तक बात सबको समझ में आ गई? मेरे ख्याल से इन सारी चीजों को मैं रब कर देता हूं। बस ये 10 फैक्टोरियल तक आपको एकदम अच्छे तरीके से रट के बैठना है। इससे पहले कि मैं 0 फैक्टोरियल पर जाऊं, क्या विद्यार्थियों अगर छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। आप खुद सोचो 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल है, क्या मैं इस क्वेश्चन को पूरा 5 4 3 2 1 4 3 2 1 नहीं। आप ये देखो सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है? ये। तो इसको तोड़ो छोटे तक, तो 5 इंटू 4, 4 पे फैक्टोरियल नीचे भी है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 5 बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6। तो ये 5 बाय 6 का आंसर आ गया। जैसे लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल बाय 98 फैक्टोरियल, तो भाई कुछ नहीं करना, 100 फैक्टोरियल बड़ा है 98 फैक्टोरियल से, तो 100 टूटेगा। कैसे टूटेगा? उल्टे क्रम में टूटता है, तो 100 फिर 99 फिर 98, तो 98 पे रोको ना गाड़ी फैक्टोरियल लगा के। क्यों? क्योंकि 98 फैक्टोरियल नीचे भी है। क्या विद्यार्थी बात चमक रही है? तो ये काटा तो आपका आंसर आएगा 9900। बोलो विद्यार्थी, जैसे लिखा हुआ है 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। आराम से देखें। अब बताओ 11 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल से तो जस्ट बड़ा है, 10 फैक्टोरियल से तो जस्ट बड़ा है, तो मैं क्या करता हूं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख दूं ताकि एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाए। तो ये भाई सब इससे चल बसे। अब बताओ 13 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल को अपन ने छेड़ा ही नहीं है, तो 13 और 12 में मैं कह रहा हूं 13 बड़ा है तो 13 इंटू 12 फैक्टोरियल लिख दें, और यहां पे लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल, ये भाई साहब चल बसे। तो आपका आंसर आया 11/13। क्या बात सबको समझ में आ रही है? फैक्टोरियल का काम, फैक्टोरियल का यूज ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। लेकिन मैं पूरा थोड़ी लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। भैया ये तो काटना है, डिवाइड में है तो डिवाइड में तो काट ही देंगे। तो बस काटने की प्रक्रिया ये है कि बड़े को छोटे तक लाओ और सीधा काटो, बड़े को छोटे तक लाओ और सीधा काटो। अब देखो बात 0 फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल वर्ड जो है, जैसे मैंने कहा n फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं वापस से मन में दोहराओ और बोला करो। अगर आपको वाकई में मैथमेटिक्स सीखनी है तो जितने लफ्ज, जितने शब्द मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन के, वो आपको बार बार घर पे दोहराने हैं ताकि आपको एक्चुअल उसका मीनिंग समझ में आए।
अरेंजमेंट ऑफ n different things at n places। क्या मतलब हुआ विद्यार्थियों इसका? अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स एट n प्लेसेस, n अलग अलग चीजें का अरेंजमेंट कितनी जगह पे? n चीजों पे। तो मैंने कहा 10 फैक्टोरियल क्या है? 10 फैक्टोरियल है अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स कहां पर? एट 10 प्लेसेस। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब जैसे मान लो थिएटर में अपन जाते हैं, सारे से सारे सीट्स पे नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबरिंग लिखी होती है और हर इंसान अलग मान के वो चल रहे हैं। कोई भी दो इंसान आइडेंटिकल नहीं है, मतलब भाईचारा नहीं है, मतलब अलग अलग है, सबकी शक्लें अलग है। तो भैया अगर मैं मान रहा हूं कि कहीं पर आप 3 दोस्त जा रहे हो, तो तीनों दोस्त अलग अलग हो और वहां पर 3 डिफरेंट चेयर है, पे नाम लिखा हुआ है 1 2 3, बोलो हाँ या ना? 1 2 और 3। तो ये 3 जने इन 3 चेयर पे जितने तरीकों से बैठेंगे, जितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, उसी को कहते हैं अपन 3 फैक्टोरियल। क्या कहते हैं उसको? 3 फैक्टोरियल। अब वो जितने केसेस बनेंगे ना, उन केसेस का आंसर जो होगा वो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा कि भैया आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, तो भैया आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। कहां बैठे हो? एग्जाम हॉल में। आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कितने तरीकों से मैं इस 3 पेपर को दे सकता हूं, लेकिन ऑर्डर मैटर कर रहा है कि पहले मैं फिजिक्स दूं, फिर केमिस्ट्री दूं, फिर मैथ्स दूं। तो जितने तरीकों से आप इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर सॉल्व कर सकते हो विद ऑर्डर, उतने तरीकों से आप क्या कर सकते हो? अरेंजमेंट हो सकता है कि मेरा मन करा मैंने पहले फिजिक्स किया सॉल्व, फिर केमिस्ट्री किया, फिर मैथ्स किया। नहीं, मेरा मन किया मैंने पहले फिजिक्स किया, फिर मैथ्स किया, फिर केमिस्ट्री किया, या मैंने पहले मैथ्स करके फिर फिजिक्स करके फिर केमिस्ट्री सॉल्व किया, या पहले मैंने मैथ्स करके केमिस्ट्री करके फिर फिजिक्स सॉल्व किया, या मैंने पहले केमिस्ट्री सॉल्व करके फिजिक्स सॉल्व करके मैथ्स सॉल्व किया, या केमिस्ट्री सॉल्व करके मैथ्स सॉल्व करके फिजिक्स सॉल्व कर रहा हूं। तो भैया जितने तरीकों से आप उस एग्जाम हॉल में पेपर दे सकते हो विद ड्यू ऑर्डर, उतने तरीके होगा इसको अरेंज करने के। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 पेपर को 3 हिस्सों में अरेंज करना कि पहले ये फिर ये फिर ये करना है, या पहले ये फिर ये फिर ये करना है, या पहले ये फिर ये फिर ये करना है। तो जितने तरीकों से आपने किसी चीज को भरा, उतने तरीके से वो उसका फैक्टोरियल कहलाता है। तो बताइए, ये 3 चीजों को मैं अरेंज कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को, 3 चीजों को मैं 3 जगह पे अरेंज कर रहा हूं। कैसे? कि पहले इसको सॉल्व करूंगा, दूसरे इसको सॉल्व करूंगा, तीसरा इसको सॉल्व करूंगा। तो 3 जगह बना दी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, या पहले फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, या पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। इस तरीके से जो ऑर्डर है वही का वही कहलाता है 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ 3 चीजों को 3 जगह जमाने के तरीके को बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। 4 चीजों को 4 जगह जमाने के तरीके को अपन क्या बोलेंगे? 4 फैक्टोरियल। 5 चीजों को 5 जगह जमाने के तरीके को क्या बोलेंगे? 5 फैक्टोरियल। लेकिन 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 24 केस कोई नहीं बनाएगा। इसका मतलब 3 फैक्टोरियल के तरीके से आप समझ जाओ कि क्या है ये अरेंजमेंट। तो 3 फैक्टोरियल होता है अपना कितना? 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये अभी आप लोगों ने पढ़ा और आपको याद भी हो गया होगा? ये और कुछ नहीं, 6 होता है। तो ये वो 6 तरीके हैं। इसका मतलब अरेंजमेंट, जितनी चीजों का उतनी प्लेसेस पे अरेंजमेंट इज उतना फैक्टोरियल। मैंने कहा n चीजें हैं, n जगह अरेंज करनी है, तो ये n डिफरेंट चीजें हैं, उनको n डिफरेंट चीजों पे अरेंज करना है, तो भैया n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते कि 10 जने 10 अलग अलग चेयर पे, 10 जने 10 अलग अलग चेयर पे इतने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। 3 6 2 8 8 0 0। आप सोच भी नहीं सकते केवल 5 जने 5 जगह पर 120 तरीकों से बैठ सकते हैं। केवल 6 जने 6 जगह पर 720 तरीकों से बैठ सकते हैं। भैया हर एक तरीका अपने आप में एक नया है, इंडिविजुअल है, क्योंकि सबका ऑर्डर है। जैसे फिर से समझो कि ये लिखा हुआ है पर्सन 1 ये है, पर्सन 2 ये है, पर्सन 3, सबके ऊपर नाम है 1 2 3, और यहां पर ये चेयर है। तो क्या ये जो चेयर है, अब यहां पर कौन कौन बैठ सकता है? 1 2 3 या 1 3 2 या 2 3 1 या 2 1 3 या 3 2 1 या 3 1 2। क्या ये 3 जने इन 3 जगह बैठने के ये केसेस होंगे? हर एक केस अपने आप में एक तरीका है, हर एक केस, बस इन तरीकों को जो गिनना है दैट इज कॉल्ड व्हाट? 6, और वही होता है क्या? 3 फैक्टोरियल। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? फैक्टोरियल का मतलब क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। मैंने कहा 4 चीजों को अरेंज करना 4 ही प्लेसेस पे,
चार चीजों को पांच प्लेसेस पे अरेंज करना है, ये सब बकवास है, ये कोई फालतू बातें नहीं होती, ये सब बातें होती ही नहीं है फैक्टोरियल के अंदर। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जितनी चीजें उतने प्लेसेस, इन चीजों को इन प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके। जितनी चीजें चार प्लेसेस पे अरेंज करना है भैया 4 फैक्टोरियल, 5 चीजें 5 जगह पे अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल, बस बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या, 4 चीजों को 4 जगह अरेंज करने के तरीके भैया 24। बैठ के निकाल के देखो आप लोग। जैसे मैंने कहा आपके पास चीज ही एक है, एक चीज को एक जगह कैसे जमा होंगे, एक ही तरीके से, चुपचाप है और यहीं पे रखना है, यहीं पे रखो भैया। एक चीज है यहां पे रखी जा सकती है, यहीं पे रखोगे, एक ही तरीका। अब मान लो 2 चीजें हैं, 2 चीजों को 2 जगह अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, पहली यहां पर दूसरी यहां पर, या दूसरी यहां पर पहली यहां पर। कितने तरीके हो गए, 2 चीजें। तो यहां पर तरीके क्या हो गए, 2। अब मैंने कहा 3 फैक्टोरियल, आपको बता ही दिया 2-2 केस लेकर कि 3 फैक्टोरियल के 6-6 केस बन रहे हैं, इसका मतलब 6 है। और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 424। तो मतलब 4 चीजों को 4 जगह जमाने के तरीके कितने, 24। अब बात करते हैं 0 फैक्टोरियल। ये चीजें हैं, क्या है ये चीजें। अब मैंने कहा आपके सामने जैसे आप बैठे हो, पढ़ने के लिए बैठे हो, बिल्कुल ध्यान सुनना, आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, ये आपकी स्टडी टेबल है, ये आपकी स्टडी टेबल है, इसको बोलते हैं स्टडी टेबल। भैया यहां पर फिजिक्स की किताब रखी हुई है, यहां पे केमिस्ट्री की किताब रखी हुई है, यहां पर मैथ्स की किताब रखी हुई है। बोलो बेटा, फिजिक्स की किताब, केमिस्ट्री की किताब, और ये आप बैठे हैं सोच रहे हैं क्या करें। आपने कहा कितने तरीकों से मैं इन 3 किताबों को इन्हीं 3 जगह पे, ये जगह है, ये प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है और ये प्लेस 3 है। आप बैठे हो सोच रहे हो कि भैया इन 3 किताबों को 3 जगह प्लेस करना है, कैसे कैसे कर सकता हूं, 6 तरीकों से कर सकते हो। या यहां पर ये आ जाए, ये यहां पर आ जाए, वो तरीके मैंने बहुत सारी बार लिख दिए कि फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री आ जाए, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ जाए, ये हो गया। अब आप सोच रहे हो कि ये 3 किताबें हैं, इन 3 किताबों को मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूं। पहले आपने कहा मैं एक किताब को कैसे लिख सकता हूं, मेरे पास एक ही किताब है और जगह ही एक है, तो 1 फैक्टोरियल। मेरे पास 2 किताबें, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, तो इन 2 किताबों को इन्हीं 2 जगह पे अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, 2 तरीके। लेकिन 3 किताबें तो तरीके कितने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, या केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स मैथ्स। क्लियर हुआ, या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, या मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स। ये 6 तरीके हो गए जो यहां पे लिखे हुए हैं। क्या विद्यार्थी बात क्लियर हुई। अब 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 फैक्टोरियल में आपने एक किताब उठाई, 2 फैक्टोरियल में आपने 2 किताब उठाई और उनको अरेंज किया 2 जगह पे, 3 फैक्टोरियल में आपने 3 किताब उठाई और उनको 3 जगह पे अरेंज किया। 0 फैक्टोरियल में आपने कितना उठाया ये सोचो। 0 फैक्टोरियल में आपने 0 उठाया, 0 फैक्टोरियल में आपने कुछ नहीं उठाया, मतलब 0 चीजें उठाई, मतलब तीनों में से कोई भी किताब नहीं उठाई, तो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों हुआ, क्योंकि भैया आपने जब कुछ उठाया ही नहीं, तो जो जैसा रखा हुआ है वैसा का वैसा एक अरेंजमेंट है। जब आप उठाओगे फिर दूसरा अरेंजमेंट चालू होगा। जो दिख रहा है आपके सामने, जो डेस्क पे दिख रहा है, जो स्टडी टेबल पे दिख रहा है, जो अरेंजमेंट जिसमें आपने कुछ उठाया नहीं, जिसमें आपने कुछ छेड़खानी नहीं करी, जिसमें आपने इस बुक को इधर नहीं रखा, इस बुक को इधर नहीं रखा, जो दिख रहा है एज इट इज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पहला अरेंजमेंट। और उसको अपन कहते हैं 0 फैक्टोरियल। मतलब कोई भी चीज न उठा के अरेंज किया, न शिफ्ट किया, तो वो खुद भी तो एक अरेंजमेंट कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड 1। क्या विद्यार्थी बात समझ नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1। तो एक्चुअल डेफिनेशन की फैक्टोरियल की यह अरेंजमेंट कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स एट n प्लेसेस, अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स एट 10 प्लेसेस, अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स एट 5 प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल। और उनको अरेंज करने के जितने तरीके हैं वो सारे के सारे वेज ये हैं, वो सारे के सारे नंबर ये हैं कि मतलब 10 जनों को 10 अलग अलग जगह पे जमाना है, तो भैया 3628800 ये इतने अरेंजमेंट होंगे। कोई करके नहीं देखेगा, खुद सोचो, इतने अरेंजमेंट बनाने के लिए बैठेंगे तो भैया बुढ़ापा निश्चित है। क्या ये बात समझ में? तो ये होता है एक्चुअल डेफिनेशन। ये तो फिर भी अपन मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए अपन यूज कर लेते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल डेफिनेशन तो यही है, लॉजिकल डेफिनेशन तो यही है कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, जिससे अपन 0 फैक्टोरियल को समझ सकते हैं। क्या ये विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि n फैक्टोरियल क्या है, तो n फैक्टोरियल में आपकी बातें हैं कि n अगर 0 हो जाए तो इट विल बिकम 1, और n अगर 0 नहीं है, मतलब n एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर, n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको बोलते हैं अपन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या विद्यार्थी बात समझ नहीं? या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस का 2 फैक्टोरियल। जहां पे भी आपको रोकना है वहां पे आप रोक सकते हो। इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स।
लेकिन लॉजिकल मीनिंग जो मैंने आपको बताया वही लॉजिकल मीनिंग है। मेरे हिसाब से आप लोगों को फैक्टोरियल की कथा और पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल तक तोड़ो फिर काटो, इससे बात बन जाएगी। तो ये पहला कंसेप्ट था फैक्टोरियल का, जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो अपन दूसरे कंसेप्ट की बात करें। सेकंड पॉइंट फैक्टोरियल के बाद जो अपने को सीखना है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के अंदर, जो कि काम में बहुत आएगा, दैट विल बी कॉम्बिनेशन। क्या नाम है इसका? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को अगर इंग्लिश में कहें तो इसका मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन बोलो या कलेक्शन बोलो, एक ही बात है। अब कितनी चीजों में से कितनी चीजों का सिलेक्शन, जैसे मैंने कहा लेट देयर आर n डिफरेंट थिंग्स, लेट देयर आर n डिफरेंट थिंग्स। यदि मेरे पास n डिफरेंट चीजें हैं और आई हैव टू सेलेक्ट r थिंग्स एंड वी वांट टू सेलेक्ट r थिंग्स, तो n अलग अलग चीजों में से r चीजें अगर सेलेक्ट करनी है तो उसको अपन लिखते कैसे हैं? NCR। क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? NCR। और इसको ऐसे भी बोलते हैं n और r ब्रैकेट के अंदर। कई बार इसको सिर्फ और सिर्फ CR भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? CR। CR का मतलब अपने आप ये बहुत सारी जो चीजें हैं n, उसमें से केवल r को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसको रीड करना सीखें। रीड करना क्या है? कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्शन के तरीके बताता है कि कितने वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। एक बार सब लोग इसको रीड करेंगे। एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से मैं आर चीजों का चुनाव कर सकता हूं n अलग अलग चीजों में से। मार्क माय वर्ड्स, यहां पर n डिफरेंट है, कोई भी चीज सेम नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, n अलग अलग चीजों में से आर चीजों का चुनाव के जो तरीके आएंगे दैट विल बी व्हाट? एनसीआर। यही आपको समझना है। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? कितना सेलेक्ट कर रहे हैं? आर। जितना सेलेक्ट करते हैं वो नीचे होता है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। n डिफरेंट थिंग्स। क्या कि आर चीजों का चुनाव कितनी चीजों में से? n चीजों में से। लेकिन ये n चीजें कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। उन चीजों का चुनाव कितने तरीकों से मैं कर सकता हूं, वो तरीके ही एनसीआर है। अब बताओ, यहां पर जो होता है वो सिलेक्शन होता है, यहां पर जो होता है वो टोटल होता है। टोटल में से इतना सेलेक्ट किया, इतने में से इतना सेलेक्ट किया, इतने में से इतना सेलेक्ट किया। अब आप कुछ सोचो कि जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कुछ होना तो चाहिए। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं सेलेक्ट क्या करूंगा? फिर तो बकवास बात हो गई, इसका मतलब नॉनसेंस हो गया। तो n क्यों होगा? वो कुछ तो होगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, लेकिन 0 तो नहीं हो सकता ना। मैं कह रहा हूं मेरे पास 0 थिंग्स है और मैं कह रहा हूं उसमें से 0 चीजें सेलेक्ट करूं, तो जब कुछ है ही नहीं तो मैं सेलेक्ट क्या करूंगा? तो ये बोलना स्टेटमेंट गलत है। तो n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मान लो मेरे पास एक चीज है, अब इस एक चीज में से या तो मैं 0 चीजें उठाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज में से 0 चीजें उठाने का तरीका। और अगर मेरे पास एक चीज है तो मैं बोलूंगा 1C1 कि मतलब एक चीज थी और एक ही चीज उठानी है, या एक चीज थी कोई भी चीज नहीं उठाई। मान लो मेरे पास 2 चीज है, तो या तो मैं एक भी चीज ना उठाऊं, कितने तरीके हैं? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 थिंग्स आउट ऑफ 2 थिंग्स। कितने तरीकों से मैं 0 चीजें उठा सकता हूं 2 चीजों में से। दूसरी बात, 2C1 का मतलब क्या हुआ? कितने तरीकों से मैं एक चीज उठा सकता हूं 2 चीजों में से। और 2C2 कितने तरीकों से मैं 2 चीजें उठा सकता हूं 2 चीजों में से। क्या ये लिखना सही है? 2C3 एकदम गलत है। 3 चीजें कैसे उठा सकता हूं जब मेरे पास 2 चीजें हैं? इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये टोटल है और उन्हीं में से ये उठा रहे हैं, तो r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू व्हाट? n। n बड़ा होगा r से या बराबर भी हो सकता है r के, कि सारी चीजें भी तो उठा सकते हैं, या हो सकता है कुछ कम उठाए। कम उठाने में 0 उठाए, 1 उठाए, 2 उठाए, लेकिन 0 चीजें उठाए। उठा तो 0 सकते हैं लेकिन टोटल में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल में अगर 0 है तो खुद सोचो 0 चीजें हैं आपके पास और क्या उठा रहे हो आप? कुछ भी नहीं उठा रहे हो। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करो। तो इसका ए पार्ट यही है, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एनसीआर की, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। या तो उसको ऐसे लिख देगा n और r ब्रैकेट के अंदर, या तो सिर्फ CR लिख देगा कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ द n डिफरेंट थिंग्स। क्या विद्यार्थी बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, मान लो आपके पास 2 पेन है, एक है ब्लू पेन, एक है ब्लैक पेन। ब्लू और ग्रीन कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। 2 चीजें हैं। कितनी चीजें? 2। आपको एक ही पेन उठानी है, या मान लो आपको एक पेन उठानी है, या तो आप क्या उठाओगे? ब्लू उठाओगे, या तो आप कौन सी पेन उठाओगे? ग्रीन उठाओगे। कितने तरीके हैं आपके पास? 2 तरीके हैं। तो 2C1 का आंसर क्या हुआ? 2।
मान लो आपको दोनों के दोनों पेन उठाने हैं, दोनों के दोनों पेन, दो पेन उठाने हैं, दो पेन है, दो पेन उठाने हैं, कितने तरीकों से उठाओगे? एक ही तो तरीका होगा, ब्लू ग्रीन दोनों आएंगे, तो वेस्ट कितने हो गए? मान लो 2C0, आपको एक भी पेन नहीं उठाने का मन है, ना ब्लू उठाओगे ना आप ग्रीन उठाओगे, तो अपन क्या बोलेंगे? भैया 2C0, दोनों पेन को देखा, घुराया और सीधा निकल लिए इग्नोर करके, तो इसका तरीका भी तो एक होगा कि नहीं उठाया। देखो, न उठाने का भी एक तरीका और सारी चीजें एक साथ उठाने का भी एक ही तरीका। खुद सोचो, दो पेन रखे हुए हैं, यहां पर दो पेन रखे हुए हैं, अब मैंने एक भी चीज नहीं उठाई, एक ही तरीका होगा। मैं एक चीज उठा रहा हूं, या तो ये उठाऊं या तो ये उठाऊं, दो तरीके। और अगर मैंने दोनों चीजें उठाई तो एक ही तरीके से दोनों चीजें उठाऊंगा, क्योंकि चॉइस नहीं है ना और मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूं कि कोई भी एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर वो 3 में से एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, सुनना ध्यान से, अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़नी है, अगर वो एक ही दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ता है, तो उसके पास कितनी चीजें हैं टोटल? 3 चीजें हैं, 3 सब्जेक्ट है पढ़ने को। वो एक ही चीज पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कितनी चीजों को सेलेक्ट कर सकता है? वो एक चीज को सेलेक्ट कर रहा है, कितने में से? 3 में से। तो क्या लिखूंगा? 3C1। तो कितने तरीकों से वो डेली एक सब्जेक्ट को ही पढ़ सकता है? 3। कौन से वो 3 तरीके हैं? या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो मैथ्स। अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, वो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के थोड़ा सा दिमाग उसका बढ़ रहा है, अब वो दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो इसका मतलब 3 में से 2 का चुनाव करना है। तो सेलेक्ट करने कितने? 2 सब्जेक्ट, कितने में से? 3 में से। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हो सकता है? फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिजिक्स मैथ्स, या केमिस्ट्री मैथ्स। बोलो हाँ या? ये तरीके कितने हुए? 3 तरीके हुए। या तो ये 2 उठाएगा, या तो ये 2 उठाएगा, या तो ये 2 उठाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम 3 सब्जेक्ट टू सॉल्व इन अ डे। क्लियर है कि नहीं है? अब उसका दिमाग और बढ़ गया, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट पढ़ के मार्क्स बढ़ा रहा है अपने। अब वो कह रहा है कि नहीं, इतना इंप्रूवमेंट के बाद अब मैं डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा एक साथ। अब डेली अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एक दिन में 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा है। तो 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? एक, क्योंकि वो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, तो एक ही तो तरीका हुआ। क्लियर हुआ? अब यहां पर क्या था? फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो मैथ्स। अब वो 2 सब्जेक्ट ले रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री मैथ्स, या तो 3 तरीके हो गए। अब यहां पे कह रहा है 3 सब्जेक्ट को लूंगा, तो एक ही तरीके से 3 सब्जेक्ट आ गए ना, और कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन जब वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा था, तो बताओ, वो कोई सब्जेक्ट उठा ही नहीं रहा था, घर में 3 किताबें थी, लेकिन वो कोई सब्जेक्ट नहीं उठा रहा था, तो भैया कितने तरीकों से वो पढ़ रहा था? एक तरीके से वो एक भी सब्जेक्ट नहीं उठा रहा था। क्लियर है कि नहीं है? तो 3C0 कितना हुआ? मतलब कोई भी बुक सेलेक्ट नहीं करी तो न करना भी एक तरीका होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारी चीजें उठा ली, एक तरीका। एक भी चीज ना उठाई, एक तरीका। एक चीज उठाई, 3 तरीके, क्योंकि 3 चॉइस है, या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो मैथ्स। अब 2 चीजें उठा रहा है, 3 तरीके, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री मैथ्स। अब बताओ, ये तो अब तरीके लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ये तरीके। अब मैंने कहा कोई भी मेरे पास 4 चीजें हैं, 4 थिंग्स। अब मेरे को एक सेलेक्ट करना है ना? मेरे को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ये हो गया सिलेक्शन। कितना सेलेक्ट करना है? 1 सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 4C1। अगर मेरे को 2 सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 4C2। अगर मेरे को 3 सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 3 सिलेक्शन का, तो मैं लिखूंगा 4C3। अगर मेरे को 4 सेलेक्ट करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? 4C4। बोलो हाँ या ना? अब ये तो बहुत तय है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। 4 चीजें हैं, मान लो A B C D, 4 चीजें। अच्छा, एक और चीज अपन लिख देते हैं, 0 सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया? 0 सेलेक्ट किया। अब 0 सेलेक्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? 4C0। अब बोलो इसको एक बार, आप लोग बोल के बताओ कि सिलेक्शन ऑफ 0 थिंग्स फ्रॉम 4 थिंग्स। 4 अलग अलग चीजों में से 0 चीजों का सिलेक्शन, तो क्या है? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स। आपके पास 4 चीजें हैं ABCD, 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 और आपके पास 4 ही चीजें हैं ABCD। अब बताओ, आपने एक भी चीज सेलेक्ट नहीं करी। आप ये 4 लेटर है, इसमें से आप कोई लेटर आपको पसंद नहीं आ रहा, तरीका क्या? एक। कुछ पसंद नहीं किया, कुछ ना पसंद करना भी एक तरीका होता है। क्लियर है कि नहीं है? अब आपके पास 4 चीजें हैं और सेलेक्ट एक ही करना है, तो चॉइसेस है ना आपके पास, या तो A, क्या? या तो A, या तो B, या तो C, या तो D। क्योंकि सेलेक्ट एक ही करना है, या तो A लेके निकल जाओगे, या तो B लेके निकल जाओगे, या तो C लेके निकल जाओगे, या तो D लेके निकल जाओगे। तरीका कितना? 4। अब अगर मैं कह रहा हूं 4C2, मतलब 2-2 पेयर सेलेक्ट करोगे। कौन कौन से 2-2 पेयर? या तो AB करोगे, खुश हो जाओगे, या तो AC करोगे, या तो AD करोगे। अब AB कर लिया, AC कर लिया, AD कर लिया, या तो BD कर लोगे 2 पे,
या तो बी सी कर लोगे या तो सी डी कर लोगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या है 6। बोलो हाँ या ना। अब 3 सेलेक्ट करने हैं, कितने सेलेक्ट करने हैं 3 सेलेक्ट करने हैं। इसका मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे को 3 चीजें सेलेक्ट करनी है तो या तो मैं ए बी सी सेलेक्ट करूं या तो मैं ए बी डी सेलेक्ट करूं, ए बी सी या ए बी डी, या मैं ए सी डी सेलेक्ट करूं या मैं बी सी डी सेलेक्ट करूं। ए बी सी या ए बी डी, ए बी के साथ सी भी ले लिया, ए बी के साथ डी भी ले लिया। अब मैं बी को हटा रहा हूं, मैं ले रहा हूं ए सी डी, फिर मैं ले रहा हूं बी सी डी। 4 तरीके हो गए, तो ये 4th वेज, हाँ या ना। अब ऐसे काउंट कर रहे हैं मना के। अब अगर मेरे को चारों के चारों लेने, क्या लेना है चारों के चारों, तो चारों चीजें उठाने का एक ही तरीका होगा कि आए चारों उठाया और निकल लिए, एक तरीका। अब 4 चीज चाहिए तो एबीसीडी हो गया ना। अब और कोई केस बचा ही नहीं है ना। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इस पूरे चार्ट को देखिए, क्या 4C0 एंड 4C4 की वैल्यू सेम है? सेम। क्या 4C1 एंड 4C3 की वैल्यू सेम है? सेम। ये सेम है। बोलो हाँ या ना। अब इस गहराई वाली बात को समझो। मैं कह रहा हूं 4 जने हैं जिनका नाम है ABCD, और उस 4 में से मैं एक को पार्टी देना चाहता हूं। तो 4 में से अगर मैं एक को पार्टी दूंगा तो 3 को हटाऊंगा ना। तो ये लिखा हुआ है जितने तरीकों से मैं एक एक को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो सेलेक्ट करूंगा तो वो आ जाएंगे पार्टी के अंदर। अब इस बात को सुनो, जितने तरीकों से मैं 3 को रिजेक्ट करूंगा तो एक एक सेलेक्ट हो जाएगा पार्टी के लिए। इसीलिए 3 को हटाओ या एक को लाओ, तरीके सेम ही होंगे। 4 में से 3 को सेलेक्ट किया पार्टी के लिए, या 4 में से एक को हटाया पार्टी से, तो भैया तरीके तो सेम ही होंगे ना। क्योंकि जैसे मैं एक एक को हटाऊंगा तो बचे 3 अपने आप ही सेलेक्ट होते जाएंगे। कि जितने तरीकों से मैंने एक को हटाया उतने तरीकों से 3 आ गए, तो जितने तरीकों से 3 आएंगे उतने तरीकों से एक हटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शन बचे हुए तरीकों का वो सेम होता है। अब समझो बात को कि मैंने कहा 4C1 एंड 4C3 सेम है। 4C1 एंड 4C3 सेम क्यों है? क्योंकि जितने तरीकों से मैं एक एक को रिजेक्ट करूंगा, मान लो A B C D है, मैंने A को रिजेक्ट किया तो कौन आ गया BCD, मैंने B को रिजेक्ट किया तो कौन आ गया ACD, मैंने C को रिजेक्ट किया तो कौन आ गया ABD, मैंने D को रिजेक्ट किया तो कौन आ गया ABC। या मैं 3 को सेलेक्ट कर रहा हूं, ACD, फिर ABD, फिर ABC या BCD, तो ये 4 ही तरीके हुए सेलेक्ट करने के, या मैं एक को रिजेक्ट कर दूं, तो ये हो गया ना सेम। इसका मतलब द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन या द नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शन रिमेनिंग थिंग्स का वो क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। तो अब आप गुण रहस्य वाली बात समझो कि ये थे 4 चीजें A B C D। या तो मैं 4 में से 3 को सेलेक्ट करूं फॉर पार्टी, या तो मैं 4 में से एक को रिजेक्ट करूं फॉर पार्टी। तो एक को रिजेक्ट करना और 3 को सेलेक्ट करना, ये वेज तो बराबर ही होंगे। अब अगर मैं इसको M मानता हूं, इसको मैं R मानता हूं, तो ये बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3, मतलब हो जाएगा N माइनस R। मतलब आपने समझा NCR और NCN माइनस R के वेज क्या होंगे? बराबर। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या पढ़े थे अपन? A बात। ये क्या पढ़े थे? A बात। ये है B बात कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? NCN माइनस R। NCR हमेशा किसके बराबर होगा? NCN माइनस R के बराबर होगा। NCR इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? NCN माइनस R। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब समझो इसको कि जितने तरीकों से मैं R को पार्टी में लेके जाऊं, तो N में से अगर R को पार्टी में लेके जाऊंगा, ये मान लो ये बहुत सारे लोग हैं, ये कितने लोग हैं? ये N लोग हैं मेरे पास, N पर्सन्स। लेकिन मैं R को ही पार्टी में लेके जाऊंगा तो बचे N माइनस R रिजेक्ट होंगे ना हर वक्त। तो जितने तरीकों से मैं R को सेलेक्ट कर रहा हूं या जितने तरीकों से मैं बचे हुए को रिजेक्ट कर रहा हूं, तो बचे हुए को रिजेक्ट करूंगा तो उतने तरीकों से R सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों की दोनों एक ही बात है, NCR इक्वल टू व्हाट? NCN माइनस R। तो विद्यार्थी अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बातें बताई हैं कि NCR का मतलब क्या होता है, कि NCR का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R थिंग्स आउट ऑफ द N डिफरेंट थिंग्स। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R थिंग्स आउट ऑफ द N डिफरेंट थिंग्स। ये पहले रटो और समझो कि N अलग अलग चीजों में से R अलग अलग चीजों का चुनाव। तो इसको बार बार आपको ध्यान रखना है कि ये लिखा हुआ है 2 में से 2 चीजों का चुनाव, 2 में से 1 चीजों का चुनाव, 2 में से 1 चीजों का चुनाव। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 2C0 का मतलब क्या हुआ? 2 में से 1 भी चीजों का चुनाव नहीं। तो 2C0 इज ऑलवेज 1, 3C0 इज ऑलवेज 1। मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ चीजों में से इज ऑलवेज 1, क्योंकि इग्नोर करके निकल गए। और सारी चीजों में से सारी चीजों का सिलेक्शन भी क्या है? 1। आप आए, सारी चीजें उठाई, गए। 4C4 का 1, 3C3 का 1,
2C2 का भी 1, इसका मतलब क्या हो गया, NCN भी क्या होगा 1। n डिफरेंट चीजों में से n डिफरेंट चीजों का सिलेक्शन कितना होगा 1, और n डिफरेंट चीजों में से 0 चीजों का सिलेक्शन कितना होगा, वो भी 1। और n चीजों में से, जैसे मान लो 2 चीजें थी, उसमें से एक का चुनाव करना है, तो 2 थी, एक का चुनाव करना है, या तो ये ऑप्शन हो गया ना, तो 2 तरीके। 3 चीजें थी और एक का चुनाव करना है, 3 चीजें थी और एक का चुनाव करना है, तो 3 चीजों में से एक का चुनाव करना है, या तो ये या तो ये या तो ये, तो तरीके कितने हुए 3। अगर आपके पास 4 चीजें थी और 4 चीजें थी तो एक चीज का चुनाव करना था, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, तो 4 तरीके। इसका मतलब अगर आपके पास बुद्धि है तो अगर मैं कहता हूं n में से एक चीज का चुनाव करना है, तरीके कितने होंगे n, क्योंकि आपके पास n अलग अलग चीजें हैं, कोई एक चीज का नहीं, या तो ये या तो दूसरी या तो तीसरी या तो चौथी या तो nth वाली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अभी तक मैंने फॉर्मूला नहीं बताया कि सर कैसे गिनना पड़ेगा, नहीं। क्या 4C3 ऐसे गिन के केसेस बना के निकालने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं आपको कंसेप्चुअल और लॉजिकल मीनिंग बता रहा हूं कि एक्चुअल में इसका मतलब होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे एनसीआर की डेफिनेशन। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट कॉम्बिनेशन था उसमें अपन लोगों ने ये बात कवर करी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनसीआर, कि उसको रीड कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसको केसेस से कैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको बताऊंगा कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा जिससे हम 1000C99 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ऐसा तो है ना, 1000 चीजों में से 99 चीजों को सेलेक्ट करूंगा तो भैया इतनी चीजों को सेलेक्ट करेंगे, 99 चीजों को 1000 चीजों में से, तो कितने सारे वेज होंगे। तो उन वेज को अपन किस तरीके से लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होगा। छोटी मोटी बातें हैं, 4 में से 0 सेलेक्ट करना है, 4 में से 1 सेलेक्ट करना है, 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो इसको अपन केसेस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझाने के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अपन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा आप पढ़ के आएंगे।